हम पढ़ते हैं सिर्फ 20 मिनट में पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जो हमें सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, जो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होती है, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब रिप्रोडक्शन क्या लाइफ प्रोसेस है? भले वो एक ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए जरूरी ना हो, पर एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, पूरी जनजाति के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस बन सकती है। लेकिन फिलहाल हम 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया अपना खाना अपनी बॉडी में रॉ मटेरियल से खुद बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और जो इस न्यूट्रिशन को जो ऑटोट्रोपिक होते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। वो होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। किस न्यूट्रिशन से हम अपना खाना डिराइव कर रहे हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन से। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में रॉ मटेरियल से प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, वो खाना बनाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दूसरी कैटेगरी है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम रेडीमेड खाना खाते हैं। जो खाना हमने ऑलरेडी, जो किसी ने बनाया हुआ खाना है, रेडीमेड खाना खाते हैं, उसे बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल हेटरोट्रोपिक में जैसे हम जो दूसरे का बनाया हुआ खाना, प्लांट्स का बनाया हुआ खाना खाते हैं, प्रोड्यूसर वो खाते हैं कंज्यूमर, राइट। अब पहला डिस्कस करते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। पूरी बायोलॉजी का जो बेसिस होता है वो शुरू होता है हमारा फोटोसिंथेसिस, ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर विद यूज ऑफ ओनली 4 रॉ मटेरियल्स। कौन कौन से? CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद अपनी बॉडी में बना पाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। ऐसे न्यूट्रिशन में इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम खाना, रेडीमेड खाना अपनी बॉडी में बनाने की बजाय सिर्फ यूटिलाइज करते हैं, उसको कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसकी 3 कैटेगरी होती है, होलोजोइक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जैसे अमीबा एंड ह्यूमन। अमीबा अपना खाना सूडोपोडिया की मदद से पूरा खाना अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर लेता है, पूरे खाने को खाता है। दूसरा है पैरासाइटिक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग होस्ट पर रहता है, खुद अपने होस्ट को मारता नहीं है, उसे जिंदा रखता है। फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटॉन, मैंगो ट्री, टिक, लाइस एंड लीच। लीच आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जो होती है, वो हमारे ब्लड पे सक करती है और हमारे ब्लड पे सर्वाइव करती है। और तीसरा जो किसी डेड चीजों पे रहता है, डेड एंड डीके मैटर पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम, फंगाई, ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड पे रहती है, जो जीवित नहीं है उस चीजों पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी फंगाई, उनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और फोर्थ एक स्पेशल कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट है जो है तो प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन किसी 1-2 चीजों की कमी की वजह, पूरा करने की वजह से ये इंसेक्ट को भी अपनी बॉडी में लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप में ये ऐसे 2 माउथ जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें तीर होता है, जैसे कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो एकदम से बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी पिक्चर प्लांट है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठता है एकदम से बंद हो जाता है और ये बहुत शानदार लगता है। और ये अपना खाना मेजर कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट की कमी से, जैसे फॉस्फोरस अगर इनमें कम है तो ये इंसेक्ट से अपना खाना फॉस्फोरस डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है, अब हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्लांट्स, ये डिस्कस किया। अब हम अपने पे आते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री ग्लैंड्स और एलिमेंट्री डक्ट। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारा खाना हम पहले माउथ में लेते हैं, फिर फूड पाइप में, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। और इस पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल से, इस पूरे पाइप से, ट्यूब लाइक पाइप से जो खाना पास होता है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इस डाइजेशन को हेल्प करने के लिए एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है, डक्ट्स होती है, उन्हें कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड और डक्ट्स। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब देखिए डाइजेशन होता कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो एक बात हम हमेशा देखेंगे, डाइजेशन हमारी बॉडी में बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, बहुत कम टाइम में होता है, विद इन 6 to 8 आवर्स, और ओनली बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे बायोकैटलिस्ट हैं जो बहुत, अगर ये ना हो तो डाइजेशन पता नहीं कितने टाइम लग जाए, लेकिन ये छोटे से टाइम में डाइजेशन को कर देते हैं। और बहुत शानदार बायोकैटलिस्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं एंजाइम। अब सबसे पहले हम खाना खाते हैं, उसको हम पीसेस में कन्वर्ट करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ टीथ। और जिस खाने को हम खाते हैं वो उसको टेस्ट देने के लिए कि हम खाना खाएं, उसके लिए होती है हमारी टंग। और हमारे यहाँ पर होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे खाने को च्यू करने में आसानी देने के लिए, लुब्रिकेशन देने के लिए सलाइवा को ऐड कर देती है। और उसमें एक एंजाइम होता है, पहला एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का क्या काम है? स्टार्च को डिग्रेड करना। अब क्वेश्चन आता है, स्टार्च बोर्ड में बहुत बड़ा है कि डाइजेशन कहां से शुरू होता है, तो उसका आंसर है हमारा सलाइवरी अमाइलेज या सलाइवरी ग्लैंड्स, जो किसका डाइजेशन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में किसका डाइजेशन? सिर्फ और सिर्फ स्टार्च का। तो सलाइवरी अमाइलेज ये किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का। नेक्स्ट जो वो हमारा खाना फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है, हमारे स्टमक में होता है हमारा HCl, और होता है एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं पेप्सिन। अब HCl का काम आप सभी को पता है, जो भी हम हार्मफुल माइक्रोब, जो भी हमने खाना खाया उसमें हो सकता है कोई हार्मफुल माइक्रोब हो, तो उसको किल करने के लिए हमारा HCl हेल्प करता है। दूसरा HCl का क्या काम है? पीएच को मेंटेन करना है। हमारा डाइजेशन है, हमारे जो एंजाइम्स है उनको एसिडिक पीएच चाहिए होता है, तो उनको एसिडिक पीएच देने के लिए, पेप्सिन को एसिडिक पीएच देने के लिए हमारा HCl बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पेट में HCl है तो फिर भी हमें कुछ नहीं हो रहा है, HCl तो बहुत डेंजरस होता है। तो वो HCl क्या करता है? HCl हमें क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? देखिए हमारी जो स्टमक की वॉल है वो एक स्पेशल स्लाइमी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, लेयर प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं म्यूकस। और वो म्यूकस हमें HCl से बचा के रखता है, हमारे पेट को HCl से बचाता है। अब आते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ये होता तो पेप्सिनोजन के फॉर्म में, बाद में एक्टिव हो जाता है पेप्सिन में, और ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है अमीनो एसिड्स में। नेक्स्ट, अब बचा कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुरू कर दिया हमने डाइजेशन, फिर हमने प्रोटीन का भी डाइजेशन शुरू कर दिया। अब आता है फैट। फैट, अब हम सभी को पता है फैट थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। जैसे हम बटर निकालते हैं ना ऐसे छोटे छोटे उसको चरा के, वैसे ही जब हम सेम प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन, जब ज्यादा बड़े फ्लैट मॉलिक्यूल्स को हम छोटे फैट मॉलिक्यूल कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन कैसे होता है? बाय द प्रोसेस, बाय सम एंजाइम्स कॉल्ड एज, जो हमारे बाइल जूस में होते हैं। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? हमारी पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में। और कुछ पेनक्रियाटिक जूस भी होते हैं। अब जो हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स फैट के बने, उनको और छोटा करने के लिए और डिग्रेड करने के लिए, लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो हमारा लिवर सिक्रीट करता है। और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इनका प्रोडक्ट क्या होता है, किसके कन्वर्जन पे क्या मिलता है। तो देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वो कन्वर्ट होगा शुगर्स में, प्रोटीन है अमीनो एसिड में, और फैट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और अगर एक बार फिर से एंजाइम रिवाइज कर लेते हैं, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को डिग्रेड करता है, HCl और पेप्सिन, पेप्सिन किसको डिग्रेड करता है? हमारे प्रोटीन को। और पेनक्रियाज में दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाटिक जूस, जो प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंड प्रोटीएज, जो डिग्रेड करते हैं प्रोटीन को। और हमारे लिवर में होता है लाइपेज, जो डिग्रेड करता है लिपिड को, राइट। और इसी से पूरा डाइजेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस, जो भी हमने अभी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट करे वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? हमारे एनर्जी में, क्योंकि अल्टीमेटली हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी बनाने के लिए। तो इसमें रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं। पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग और दूसरा स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में क्या होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करते हैं, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। उसमें पहली स्टेप है इनहेलेशन, जब हम ऑक्सीजन रिच अंदर लेते हैं। जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं उस टाइम पे होता क्या है? हमारे जो रिब्स हैं, लंग्स हैं और हमारी थोरैसिक चेम्बर है, वो सब अपवर्ड मूव करते हैं और बाहर की ओर हो जाते हैं, आउटवर्ड्स। और जिससे, और जो हमारा डायाफ्राम है, यहाँ पर एक मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है जो हमारे एयर को होल्ड करके रखता है। तो वो क्या होता है? इनहेलेशन के टाइम पे वो क्या होता है? नीचे की मूव डाउनवर्ड्स, ये सब अपवर्ड और डायाफ्राम डाउनवर्ड्स। तो एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर कम होगा।
तो हमारे लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए बाहर ज्यादा प्रेशर है एयर का, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, तो वहां से ऑक्सीजन रिच एयर हमारे लंग्स में अंदर आ जाती है। सेम चीज एक्सप्रेशन में भी होती है, लेकिन सब उल्टा होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं हमारे रिब्स, थोरासिक और सब नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। जब ये नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो बाहर एयर बाहर से कम की ओर चली जाती है और CO2 निकल कर फिर बाहर चली जाती है, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। अब जो हमने ऑक्सीजन ली है उसको वो पहुंचती है हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में, और वो कैसे पहुंचती है, सर्कुलेशन, जब हम बस थोड़ी देर में, थोड़े से मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अब जो ये ऑक्सीजन पहुंच गई हमारे सेल में, उसका क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन है जाती है, और जब ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एनर्जी में, उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन के बिना बिना जैसे कोई और गैस इस्तेमाल हो रही है, जैसे मीथेन हो रही है, जैसे मेथनोजेंस करते हैं, तब उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के भी दो स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, उसे क्या, और ये सब कॉमन होता है साइटोप्लाज्म में। और जब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एटीपी में कन्वर्ट होता है, कैसे, ऑक्सीजन की मदद से भी हो सकता है, बिना ऑक्सीजन की मदद से भी हो सकता है। इसमें भी इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जब बिना ऑक्सीजन की मदद से होता है। उसमें भी जब अल्कोहल प्रोड्यूस होती है तो उसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फॉर एग्जांपल ईस्ट। और जब बिना अल्कोहल के फर्मेंटेशन होता है जैसे मिथानोजेंस, तो उसे बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिए, डाइजेशन जो हुआ और जो हमने रेस्पिरेशन किया, वो जो ऑक्सीजन है और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे हर सेल तक कैसे पहुंचते हैं। तो उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारा ब्लड क्या करता है, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को हमारे हर सेल तक पहुंचाता है, और जो भी वेस्ट है उसको वापस लेकर आता है ब्लड के थ्रू। जो वेस्ट है वो हमारे लंग्स में और हमारी किडनी में पहुंच जाता है। अब प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के बाद एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है जाइलम, और फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है फ्लोएम। फूड के ट्रांसपोर्टेशन का एक और नाम है प्लांट्स में ट्रांसलोकेशन। अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन सिस्टम इन ह्यूमन। तो ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्रिंग बैक लाता है वेस्ट, जो वापस वेस्ट लाता है। और इसमें हमारे ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जिससे हमारा ब्लड रेड अपीयर करता है, उससे ऑक्सीजन बाइंड करती है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं पैथोजन के खिलाफ। और हमारे पास होता है प्लेटलेट्स, जब हमें चोट लग जाती है तो हमें क्लॉटिंग हो जाती है, राइट, तो उसमें खुरंट, एक्सेस ब्लड लॉस ना हो उसके लिए जो क्लॉटिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लेटलेट्स में। अब जो ये ब्लड है वो दो तरीके से हमारे बॉडी सिस्टम में फ्लो करता है, दो चीजों की वजह से, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको हमारे बॉडी पार्ट्स तक, हमारे हार्ट तक लेकर आती है, इसलिए इसका नाम है आर्टरी। और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, इसलिए उनका नाम है वेन। वेन जनरली थोड़ी सी मोटी होती है कि जिससे वो बैक फ्लो ना हो ब्लड का। और ब्लड कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज बहुत छोटे 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 नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ आर्टरी वेन, और जहां पर जंक्शन होता है टिश्यू का और हमारी ब्लड वेसल्स का, उस जंक्शन को भी बोलते हैं कैपिलरीज। और हार्ट, हार्ट हमारा दिल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सब आर्टरी और वेन क्यों ब्लड फ्लो करेंगी, जब इनको कोई पुश करने वाला होगा, प्रेशर, इन पे प्रेशर बनाएगा कि भाई फ्लो करो फ्लो करो, उसका वो काम कौन करता है, हमारा हार्ट। तो हार्ट का काम है हमारे ब्लड को पंप करना। ओके, और लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी हमारी बॉडी ने बाय प्रोडक्ट रिलीज करे, फॉर एग्जांपल CO2। हमारे सेल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हमें पता है CO2 रिलीज होती है। वो CO2 अगर हमारी बॉडी में रह जाएगी तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होगी, और वो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर जाती है। पर लंग्स तक लाता कौन है उसे, हमारा ब्लड। और कुछ ऐसे वेस्ट है जो हमारे लंग्स नहीं एक्सक्रीट कर पाते, हमें उनके लिए स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम अमोनिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिलीज करता है, हमारी बॉडी से बाहर भेजता है,
और इसलिए इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आप पूछोगे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जिसमें अब नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया। हमारी बॉडी अमोनिया और यूरिक एसिड बनाती है, लेकिन हम एक्सक्रीट सिर्फ यूरिया ही करते हैं। तो अब यूरिया, जब यूरिया ही एक्सक्रीट कर पाए तो अमोनिया और यूरिक एसिड का क्या होगा? देखिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन है जो बहुत हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, अगर वो खराब हो गया तो बहुत चांस होता है कि किडनी भी खराब हो जाएगी। तो वो है हमारा लिवर। लिवर क्या करता है? अमोनिया और यूरिक एसिड को पहले यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर ये यूरिया ब्लड में जाता है और ब्लड से पहुंच जाता है हमारी किडनी में। अब किडनी क्या होती है? हमारा एक्सक्रीटरी। अब आते हैं अब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो बीन शेप किडनी होती है और यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब किडनी का क्या काम है? किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है बाय अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, जो और ये यूरिन बनाते हैं। सारा वेस्ट, अमोनिया का वेस्ट, यूरिया वेस्ट, जो भी जो वेस्ट है वो सारा यहाँ आ जाता है, यूरिया का वेस्ट। ये वेस्ट यूरिन के फॉर्म में हमारे यूरेटर में जाता है और कुछ टाइम तक हमारा यूरिन स्टोर हो सकता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ये हमारी किडनी है, ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग से हमारा यूरिन बाहर आ जाता है यूरिया के साथ। अब अगर आप इसमें एक नेफ्रॉन की बात करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा नेफ्रॉन। इसमें 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर जो ब्लड को लेकर आता है, जो ब्लड वेस्ट के साथ आता है, उसको बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल, और जो प्यूरिफाइड ब्लड को लेके जाता है उसे बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और यूरिन बनता है 2 प्रोसेस से। पहला है फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरीज का टफ होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? ब्लड आता है, ब्लड में प्लाज्मा और प्रोटीन को छोड़ के सब इसमें चला जाता है। अब आप बोलोगे सब इसमें चला गया, बचेगा क्या फिर? जो भी हमारा जो आगे का काम है, जो भी हमारा वेस्ट है वो सारा इसमें चला जाता है। अब इस वेस्ट, इसने तो सबको वेस्ट समझ लिया, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। जब जो वेस्ट है वो फिल्टर होता है, हमारे ब्लड से अलग हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। और उसमें से बहुत सी चीजें होती है, 99% चीजें होती है जो वेस्ट नहीं होती, हमारी बॉडी को चाहिए होती है पर वो वेस्ट बन जाती हैं। उनको वापस बॉडी में लाने के लिए, रीअब्जॉर्ब करने के लिए हमारा आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसे कहते हैं 90 to 99% वापस से ग्लूकोज और हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब होते हैं। बस और बस हमारे यूरिन में क्या जाता है? यूरिया। क्या जाता है? यूरिया। और इसी से बनता है हमारा यूरिन, जिसमें होता है यूरिया, वाटर। और अगर आप मेजरली देखें यूरिन फॉर्मेशन में कैसे होता है? पहला सिक्रीशन, पहला होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा सिक्रीशन। कुछ चीजें आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ रेफ्रॉन को सिक्रीट भी करना पड़ता है। तो मेजरली हमारे बुक में 2 ही दी हुई है। पहला दिया हुआ है, पहला क्या है? फिल्ट्रेशन, और दूसरा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसी से हमने पूरा लाइफ प्रोसेस, हमने चारों लाइफ प्रोसेस ओवरऑल कंप्लीट की। थैंक यू।